तो शुरू कर देते हैं, सेक्शन वाइज प्रश्नों को देखते हैं कौन से प्रश्न है, क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। और प्रश्न पत्र बिल्कुल वैसा ही आया है जैसे कि हमें उम्मीद थी। मैं आपसे कई बार से कह रहा था कि प्रश्न पत्र जो है वो आसान ही होगा, यानी प्रश्न जो है वो लाइनर ही होंगे, लेकिन कंसेप्चुअल प्रश्न है। प्रश्नों में काफी अच्छे कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कंसेप्ट को पूछा है सिंपल वे में। और ये उम्मीद पहले से लगाई जा सकती थी कि पेपर बिहार जैसे राज्य में पेपर को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बना के सिंपली पूछेंगे, पर कॉन्सेप्ट पूछे जाने की संभावना होगी। ठीक है, देखो चलिए शुरू करते हैं जब प्रश्नों को हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित है। देखो, लोकसभा सेक्रेटरीट के बारे में हमने पढ़ते हैं क्लास में और सीधी बात करते हैं कि लोकसभा सेक्रेटरीट की सारी पावर जो होती है लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, और राज्यसभा की जो होती है वो राज्यसभा के चेयरमैन के पास होती है। ठीक है, तो प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। मेरे हिसाब से यहां तक बच्चा कभी गया ही नहीं होगा। बच्चे ने सीधा पढ़ा होगा लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। 100% ये करेक्ट है। इसका सही आंसर जाएगा डी मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब जाएगा डी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आसान प्रश्न है और आसानी से प्रश्न को आप लोग कर पाए होंगे। बहुत बड़ी बात प्रश्न में नहीं है। अगला वाला प्रश्न क्या कहता है, ये अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा है। भारत का मान्यवादी, याद है आपको भारत का मान्यवादी कौन होता है, यानी जिसे हम कहते हैं एजी ओजी, लो जी सुनो जी, हम है मनमोजी, करते हैं हम वो तुम भी करो जी। सुना है ना आप लोगों ने एजी। ठीक है, तो एजी क्या है, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। ये मैंने घूमू बताया कि परामर्श देता है, ये एज इट इज बता रखे। सारे प्रश्न उसी प्रकार के हैं एग्जाम में जो हमने पढ़े, और मुझे लगता है कि सभी अध्यापक गण जो भी पढ़ाते हैं आपको, पॉलिटी के जितने अध्यापक गण पढ़ाते हैं संपूर्ण हिंदुस्तान में, वो पूरी प्रयास करते होंगे इस प्रकार के प्रश्नों को कराने का। उसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए इसमें। ठीक है, सिंपल देखो, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई के हेतु अहर नहीं है। अहर है क्यों नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, एडिशनल ऑडियंस एक्सपर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, इंटाइटल्ड है वो, ऐसा क्यों नहीं है, वो तो है। संसद के सदन की प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, भाग ले सकता है। आपको मैंने पढ़ा है कि वो भाग ले सकता है, उसको जो सारे अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 88 में, जो मंत्रियों को प्राप्त है, सारे अधिकार उसके पास प्राप्त है। हमने पढ़ा एजी के बारे में। अगला कह रहा है इज हु टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, होल टाइम काउंसिल, यानी ये कह रहा है कि सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है। अब इसका मतलब क्या है, देखो पूर्णकालिक सलाहकार से आपको घुमा दिया, आपको लगेगा सर ये क्या पूछ लिया, ये तो नहीं पढ़ा। अरे बाबू लोग, ये हम नहीं पढ़े कि एजी जो है, एजी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है कि नहीं बाबू, कर सकता है ना जी। तो एजी पे प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, तो सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार कहां हुआ, और ना एजी को कोई वेतन मिलता है। ये मैंने आपको पढ़ा है कि एजी को जो परश्रमिक मिलता है, परश्रमिक कितनी बार क्लास में हमने बात करी है, वो राष्ट्रपति उसे निर्धारित कर रहा होता है। तो ये पूर्णकालिक सलाहकार कहां से हो गया, ये तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो श्योर शॉर्ट जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये वाला जो प्रश्न है, ये वाले प्रश्न में बच्चों को थोड़ा सा लगा होगा, हालांकि इसमें भी कुछ नहीं लगना होगा। आपने सबने पढ़ा है कि गुरुजी वन्य जीवों की सुरक्षा, ये आप सब जानते हैं। आपसे पूछ रहा है कौन से विषय संवर्ती सूची में आते हैं, यानी आपको बताना है कि कौन से ऐसे विषय हैं जो संवर्ती सूची में आते हैं, करंट लिस्ट में आते हैं। ऐसे कौन से विषय हैं जो संवर्ती सूची के विषय है। अब देखो संवर्ती सूची के विषय तो ये तो सब बच्चों को पता है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है ये संवर्ती सूची का विषय है। कृषि पर जो आयकर है वो राज्य सूची का विषय है। कई बार हमने इसके बारे में बात करी, कृषि का राज्य सूची का विषय आ जाता है। विद्युत उपभोग अथवा बिक्री ये भी राज्य सूची का विषय। बिजली आप जानते हैं, किसी राज्य में बिजली महंगी, किसी राज्य में बिजली सस्ती, तो राज्य सूची का विषय होगा। बड़ी पंगा चलता रहता है। मूल्य नियंत्रण, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल है ये संवर्ती सूची का विषय है। क्यों, क्योंकि मूल्य पे नियंत्रण राज्य नहीं कर सकता ना बाबू लोग। राज्य अगर मूल्य पे नियंत्रण करने लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। संवर्ती सूची का विषय, मूल्य नियंत्रण कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे प्राइस को कंट्रोल करोगे। तो यहाँ जो ऑप्शन पहला है और चौथा है ये संवर्ती सूची के विषय है। तो 1 और 4 इसका जो आंसर होगा वो 100% करेक्ट होगा। ए एंड 4, ये मैं देख भी लेता हूँ, क्वेश्चन पेपर यही है ना। ए एंड 4 जो है इसका 100% क्या है आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ए एंड 4 यही है। हाँ, ए एंड 4 यही है। ठीक है सर ना, करेक्ट। चलो कोई डाउट नहीं है, ए एंड 4 इज द करेक्ट। अगले वाले प्रश्न पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला वाला प्रश्न क्या है, चलिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डू नॉट फॉलो द गांधीयन प्रिंसिपल्स? कौन से गांधीवादी नहीं है? यानी आपको पहले छांटते कौन से गांधीवादी हैं। तुम कितनी बार पढ़ चुके मेरे प्यारे बच्चों कि पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 गांधीवादी है, समान नागरिक संहिता ये उदारवादी है। अरे सबसे कहता है सब एक जैसे हो जाओ, उदारवादी तत्व है, तो ये तो होगा नहीं एक समान नागरिक संहिता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना और कुटीर उद्योग का नाम आती आप कह सकते हो गुरुजी ये दोनों गांधीवादी हैं। काम का अधिकार, अब बच्चे कह रहे होंगे सर काम, राज्य काम देगा, काम के बदले दशाएं देगा, फिर दाम देगा, यानी 41, 42, 43 याद आ रहा है? तो 41 जो है काम देगा, तो काम क्या है? समाजवादी अधिकार है। भाई महात्मा गांधी जी कब कहते हैं कि काम दोगा? समाजवादी अधिकार है, ये तो समाजवादी पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? एक हो गया आपका और कौन सा हो गया आपका? 3 हो गया, पहला और तीसरा। द करेक्ट आंसर गोज इज डी इज द करेक्ट आंसर, यानी राइट टू वर्क जो है इज अ सोशलिस्ट, प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इज अ गांधीयन फिलॉसफी, कॉमन सिविल कोड इज अ लिबरल फिलॉसफी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज अ गांधीयन फिलॉसफी। सो द करेक्ट आंसर गोज टू 1 and 3। इसका क्या है? करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर इसका यही है। डन डन डन, ठीक है प्यारे बच्चों, डन। देखो ये प्रश्न किस प्रकार का है तो प्रश्न बड़ा बेसिक, लेकिन बच्चे की समझ अच्छी होनी चाहिए कि वो गांधी जी क्या चाहते थे, गांधीयन फिलॉसफी को पकड़ सके। और कई बार पकड़ा है गांधीयन फिलॉसफी, हमने सीधा सीधा बता रखा और सब बच्चे इस बात को जानते हैं। क्लास नोट से क्वेश्चन आया है, यही नहीं है, आए हैं या नहीं? सारे क्वेश्चन क्लास नोट से आए होंगे, एक प्रश्न ऐसा नहीं हो सकता है क्लास नोट से ना आया हो। चलिए आपको सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ बच्चा लोग क्या करो, जैसे आप क्लास नोट्स देखो खोल के, तो ये सबको पता है कि शपथ जो है तीसरी अनुसूची में, ये सब बच्चे जानते हैं, ये भी सारे बच्चे जानते हैं, चाहे वो कोई भी तैयारी कर रहा है, दरोगा कांस्टेबल सब जानते हैं, सभी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल एरियाज का जो प्रशासन है, इसको मैंने स्पेशली आपको पढ़ाया है। तो अनुसूची 5 में है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, और अनुसूची 6 में है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। जनजातीय, याद है जनजातीय क्षेत्र है वो, साफ तौर पे लिखा हुआ है उस पे। तो मैंने इसके 2 आर्टिकल्स आपको पढ़ाए थे, पहला और दूसरा, याद है? पहला और दूसरा कौन से आर्टिकल का? तो ये जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों में आपको कंफ्यूज कर दिया। तो यहाँ ना 5 होना चाहिए, 7वीं अनुसूची में संघ सूची एकदम करेक्ट है, ये आप कह सकते हो। आप अपनी कॉपी खोल के देखोगे तो वहां जनजातीय क्षेत्र लिखा होगा, एकदम 100% क्या लिखा होगा? जनजातीय क्षेत्र, साफ तौर पे वहां पे लिखा हुआ कॉपी में आपको दिख रहा होगा, एकदम करेक्ट में। सर 34 में नहीं दिया हुआ है, सर 34 में नहीं दिया हुआ है, 34 में नहीं दिया हुआ है। हाँ तो गांधीवादी तत्वों के अनुरूप नहीं है, अच्छा नहीं दिया हुआ है। हाँ तो ये समान नागरिक संहिता नहीं है, गांधीवादी ये, ओके ओके ओके, तो ये भी नहीं है। तो आंसर 2 और 4 सही तो था, आंसर तो सही था उसका, 2 और 4 ही तो होगा, ये गांधीवादी है, तभी तो हमने नहीं लगाया था ना। क्या कंफ्यूजन हुआ बेटा उसमें? अच्छा सही तो हो गया, नहीं दिया हुआ है तो सही तो है। अच्छा हमने नहीं के अकॉर्डिंग करेक्ट है ना, कोई डाउट नहीं है ना किसी बच्चे को? सर चलिए चलिए रंडनानंद, अगला वाला प्रश्न। तो अगला वाला प्रश्न क्या हो गया? ये भी आपका सॉल्व हो गया, ये आपने समझ लिया कि यहाँ आंसर क्या होगा, 6ठी अनुसूची जो है ये नहीं होगा, यहाँ जो है 5वीं अनुसूची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय सरकार के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, अब इसको देखो जरा। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। ये कह रहा है कि जो मंत्रालय और विभाग बनते हैं उनका निर्माण प्रधानमंत्री करता है कैबिनेट सचिव की सिफारिश से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बताऊं मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो क्रिएट होते हैं ये राष्ट्रपति करता है, नहीं कहीं प्रधानमंत्री करता है। ये सारा का सारा जो पावर है ये राष्ट्रपति के पास होता है। मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया होगा, बिजनेस अलॉटमेंट। बिजनेस अलॉटमेंट जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो पोर्टफोलियो वाला जो कॉन्सेप्ट था, पोर्टफोलियो, मंत्रियों के मध्य पोर्टफोलियो का विभाजन। एक लाइन लिखी होगी नोट्स में, एक लाइन लिखी होगी नोट्स में, विभिन्न मंत्रियों के मध्य पोर्टफोलियो का राष्ट्रपति करते हैं। तो जो पोर्टफोलियो है ना, ये प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। ये 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट, सही है। तो केवल जो आंसर होगा वो क्या होगा? ओनली 2 इज करेक्ट,
ये पूछ रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली 2 इज करेक्ट। मंत्रालय विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, ये 100% गलत है। एकदम सही है, बी ना, पक्का ना, डन ना, ओनली 2 इज करेक्ट, डन, ओनली 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? इस बार पॉलिटी क्वेश्चन अच्छे पूछे, मुझे लगता है पॉलिटी से करीब करीब इसमें 14-15 प्रश्न है, पॉलिटी के 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन पॉलिटी के मतलब काफी प्रश्न पूछ लिए इस बार, अच्छे प्रश्न है। अगला देखो क्या कहता है, कह रहा है कि राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। देखो, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है, पहला, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है, आप जानते हैं कि महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार नहीं है, यानी एडवोकेट जनरल जो है उसके बारे में बात कर रहा है। एडवोकेट जनरल यानी राज्य का महाधिवक्ता, उसको मत देने का अधिकार है, ऐसा बोल रहा है। आपको पता है वो कार्यवाही में भाग ले सकता है और उसको मत देने का अधिकार नहीं है। स्टेटमेंट गलत हो गया, गलत हो गया। चलिए, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा अथवा हिंदी अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, ये सही है। आर्टिकल 210 में मैंने आपको पढ़ाया है राज्य विधानमंडल की भाषा, करेक्ट है। राज्य विधानमंडल की भाषा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, तो राज्य विधानमंडल की भाषा हिंदी अंग्रेजी हो सकती है, एकदम करेक्ट है। किसी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है, हमने साफ तौर पर पढ़ा है विशेषाधिकारों में। ये विशेषाधिकार जब मैंने आपको पढ़ाए थे, 105 की बात कर लो चाहे 194 की बात कर लो, ये आप क्लियरली जानते हैं किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है। साफ तौर पे मैंने लिखा है विशेषाधिकारों में, जो विशेषाधिकार 2 पार्ट में तोड़े थे हमने संसद के, कलेक्टिव और इंडिविजुअल। 105 आर्टिकल, 105 आर्टिकल एक कह रहे कलेक्टिव और इंडिविजुअल विशेषाधिकार, और साफ लिखाया था किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते। किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं। अब ये थोड़ा अटपटा है, वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिज्ड इरेगुलरिटीज। अब किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही को वैधता पर प्रश्न किया जा सकते हैं। कहां करोगे प्रश्न? देखो, कोई भी विधानमंडल की कार्यवाही है, अगर वो ठीक नहीं चल रही है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में तो अपील नहीं कर सकते, आप उसको उठा सकते हो। कहां उठा सकते हो? राज्य विधानमंडल में उस मुद्दे को आप उठा सकते हो, अध्यक्ष के सामने आप उठा सकते हो, लेकिन उसको आप लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। अब यहां ये क्लियर नहीं किया कि किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही को वैधता पर प्रश्न किया जा सकते हैं, तो वैधता से मान सकते हैं कि लेगिटिमेसी जो पूछ रहा है, जो शब्द दिया है यहां पर, अलेज्ड इरेगुलरिटीज जो शब्द दिया है कि कोर्ट की बात कर रहा है, इस आधार पे क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहां जो आंसर होगा वो केवल क्या होगा, आपका सही आंसर जो होगा वो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा अथवा हिंदी अंग्रेजी में निष्पादित किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात और भी हो सकती है, देखो इस प्रश्न के अंदर थोड़ी सी चीजें अलग है, थोड़ी सी चीजें अलग है। सर नहीं, 35 का सी इज राइट आंसर। 35 तो हम कर चुके ना बेटा, अभी 35 तुम कर चुके, 35 का डी होगा। सर 35 का डी होगा, कौन सा है भैया 35 का नंबर क्वेश्चन? 35 नंबर क्वेश्चन। भाई गधो, 35 पढ़ा नहीं क्या हमने ना? 35 का यही होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। डी आप लोग गलत लग रहा है, डी सही नहीं है गधे। संघ सूची लिखा है ना उसमें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों का विभाजन 7वीं अनुसूची में किया गया, वो सही है। चलिए, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ आंसर हो गया आपका बी। अगले प्रश्न बढ़ते हैं 38 पे। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पे औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखता है, चाहिए क्या क्या? यानी कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर फंडामेंटल राइट्स, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मस्ट कीप इन द माइंड। कह रहा है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 19, उसमें मौलिक अधिकारों के ऊपर क्या है, प्रतिबंध लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन जो प्रतिबंध है उसके आधार क्या होने चाहिए, प्रतिबंधों के आधार क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है देखो, ध्यान रखना चाहिए, सामान्य जन का हित संरक्षित हो, ये बात एकदम करेक्ट है कि अनुच्छेद जो 19 है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस आपको लगी हुई है, या जो मौलिक अधिकार के ऊपर जो पाबंदी लगी है, वो सामान्य जनता के हित में लगी है, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहला वाला करेक्ट है। दूसरा, विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताओं का अवरोध ना हो, ये भी करेक्ट है कि आप ऐसा नहीं सोशल वैल्यूज को आप खराब कर दो। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया है जोड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ना आर्टिकल 19 के आधार पर लोग कुछ भी कह रहे थे, कोई भी बात कर रहा था, उस आधार पर क्वेश्चन पूछा गया।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन आपका गलत है। सामूहिक हित बेहतर नहीं है। कलेक्टिव गुड्स इज नॉट ग्रेटर, यानी ये तो गलत लिखा है। सामूहिक हित बेहतर नहीं है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, आप समझना क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो जो प्रतिबंध लगते हैं उस प्रतिबंध का आधार क्या है, यानी प्रतिबंध हम क्यों लगाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप प्रतिबंध लगाते हो क्योंकि जो जनता है उसके हित में लगाते हो। दूसरा है क्योंकि आप जो सामाजिक मूल्य है उन्हें कोई व्यक्ति खराब ना करे, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा है सामूहिक हित बेहतर नहीं हो, कलेक्टिव गुड इज नॉट ग्रेटर, ये गलत है। यहाँ कलेक्टिव गुड इज ग्रेटर है, यानी लोगों का जो सामूहिक हित है वो ज्यादा अच्छे से टेक केयर होना चाहिए बजाय किसी एक इंडिविजुअल आदमी के हित के। तो यहां पर आप देखेंगे कि पहला और दूसरा जो है 1 and 2 आर करेक्ट। पहला और दूसरा जो है वो 100% क्या है आपके, एकदम सही है। पहला और दूसरा एकदम % करेक्ट है। क्वेश्चन लेवल लो था। पहला और दूसरा करेक्ट है आपका, पहला और दूसरा आपका करेक्ट। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हम क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं में निर्धारण करता है। देखो वित्त आयोग के जो सदस्यों की निर्भरता है ना वो संविधान में दी नहीं है और वो संसद को पावर दे दी है कि पार्लियामेंट बाई एक्ट क्या करेगा। जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स है उन मेंबर्स की जो भी योग्यता होंगी वो पार्लियामेंट बाई दी एक्ट आगे चल के क्या करेगा, डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट बाई दी एक्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। आप देखो हमने साफ अपनी कॉपी में लिखा है ये संसद को पावर दे रखी है। वित्त आयोग का टॉपिक पढ़ेंगे तो वित्त आयोग के टॉपिक में हमने इसको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि पार्लियामेंट बाय लॉ इसे फिक्स करेगा। आप क्लास नोट्स देख लेना, बाकी तो बात छोड़ दो, क्लास नोट देखो बस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्या कहता है, सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। अब देखो मैंने कितनी बार आप लोगों से बोला है कि मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजी हिंदी से मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो सदन को आहूत करने का जो मीनिंग है वो कन्वोकेशन नहीं है, उसे सम्मन कहते हैं। सदन को आहूत करना यानी उसे दीक्षांत नहीं कहते, उसे कहते हैं सम्मन करना। सदन को बुलाना, आहूत करना, दीक्षांत समारोह थोड़ी ना होता है, वो स्थगन से सत्रावन होता है। अब देखो स्थगन एडजर्नमेंट अलग है, एडजर्नमेंट अलग है और प्रोरोगेशन अलग है। तो कह रहा है प्रोरोगेशन एंड्स अ सेशन, स्थगन से सत्रावसान होता है ना, सत्रावसान से जो होता है वो सत्र खत्म होता है। स्थगन तो अलग चीज है। आपको मैंने कितनी बार बताया कि मेरे प्यारे बच्चों एडजर्नमेंट जो होता है, स्थगन जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, सदन का अध्यक्ष करता है, और सत्रावसान सत्र ही समाप्त हो जाता है। तो स्थगन जैसे आज हम कार्यवाही कर रहे हैं, आज हमारा मन कर रहा है कि भाई आज क्या करो, कार्यवाही एंड कर दो, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे स्थगन, एडजर्नमेंट कहेंगे। क्लियर हो गया। तो इससे सत्रावसान होता है 100% गलत है। विघटन से सदन को समाप्त करता है, ये सही है। अगर डिजोल्यूशन होगा कि राष्ट्रपति करेगा तो डिजोल्यूशन क्या करता है, इससे जो हाउस है वो टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है कि स्थगन जो होता है, एडजर्नमेंट जो होता है वो सदन का नेता करता है। अब देखो यहां पर आप कंफ्यूज हो गए, मैंने साफ कॉपी में लिखा है स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव नहीं स्थगन, और स्थगन के आगे मैंने लिखा है लोकसभा का अध्यक्ष, सदन का अध्यक्ष, न कि सदन का नेता। मेरे प्यारे लाडले सदन का नेता अलग है, सदन का नेता तो पीएम है, लोकसभा का नेता। सदन का अध्यक्ष अलग है और सदन का नेता अलग है। मैंने साफ लिखा है एडजर्नमेंट सदन का नेता और प्रोरोगेशन अलग अलग लिखा है हमने। स्थगन करता है सदन का अध्यक्ष न कि नेता। तो ये वाला जो नेता वाला कांड है, इस नेता वाले की वजह से क्या हुआ, ये वाला जो है आपका गलत हो गया। अब ये क्या कह रहा है, तो इसमें सर कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही नहीं है पूछ रहा है, कौन से कथन गलत है। अपने आप आंसर निकल के आ गया। देखो पहला गलत है और इसके बाद आप देखेंगे तो आपका जो है दूसरा भी गलत हो गया, हाँ, और आपका चौथा गलत हो गया, नॉट ट्रू। मतलब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से विचार कीजिए कौन से कथन सही नहीं है, यानी कौन से कथन गलत है, ये क्वेश्चन है ना। ये कौन से कथन सही नहीं है यानी कौन से कथन गलत है, ये वाला प्रश्न है। कौन से कथन सही नहीं है,
सही नहीं है, यानी गलत है इसका मतलब ना। तो पहला वाला गलत है, पहला हो गया एक। तो सदन से स्त्रावसान होता है, विघटन सदन समाप्त होता है। तीसरा सही है, सही नहीं है यानी गलत है। ये पूछ रहा है ना कौन सा कथन गलत है, यही तो पूछ रहा है। अरे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन सही नहीं है यानी कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाई पहला वाला कथन सही नहीं है, हमने टिक ऐसे कर रखा है आराम से। सगन से सत्रावसान होता है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है, और ये तो सही है। और तीसरा वाला जो कथन है, सदन स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, और चौथा वाला कथन सही नहीं है। अब लेकिन इसके अंदर ऑप्शन हम देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो पहला और तीसरा कर रहा है। कौन सा कथन सही नहीं है? प्रोरोगेशन सेशन कैन बी इफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस अलोन। प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन कैन बी इफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस। तो करेक्ट आंसर या पहला और तीसरा हम मान सकते हैं, बिकॉज उसकी जो ऑप्शन है इसमें कोई और मैच कर नहीं रहा। नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी प्रश्न बड़ा अजीब सा हो गया। आउट ऑफ दी विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन सही नहीं है, ठीक है, ये वाला कथन सही नहीं है, चलो डन, पहला वाला सही नहीं है। स्थगन से सत्रावसान होता है, दूसरा भी सही नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सही नहीं है। तो 1, 2 और 4 इसके सही नहीं है। 1, 2 और 4। अब ऑप्शन है इसमें, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसके अंदर। भाई कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। आप देख सकते हो कौन सा कथन सही नहीं है, कोई स्टेटमेंट मैच ही नहीं कर रहा है इसके अंदर। प्रोरोगेशन एंड अ सेशन, अच्छा ये उल्टा पढ़ लिया भाई हमने क्वेश्चन जो है, हम तक क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। इसको एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा। ये कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, सदन स्थगन के नेता द्वारा अकेले तो किया जा सकता है, तो ये तो 100% गलत है। चलो हमने 4 मान लिया, ये गलत है। विघटन सदन को समाप्त करता है, ये सही है, ये 100% सही है, चलो ठीक है। स्थगन से सत्रावसान होता है, अगर कह रहा है कि प्रोरोगेशन एंड अ सेशन, देखो इस क्वेश्चन में ना प्रॉब्लम है, मैं आपको 100% बता रहा हूं इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है? देखो स्थगन को अंग्रेजी में एडजर्नमेंट कहते हैं, एडजर्नमेंट कहते हैं सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देना, और यहां लिखा है प्रोरोगेशन। दोनों प्रश्नों में डिफरेंस है, अंग्रेजी हिंदी में अंतर है, आप इस बात को मान लो। दोनों अलग अलग है, क्योंकि एडजर्नमेंट जो होता है वो स्त्रावसन नहीं होता, ये अलग है। आप आंसर इसका 4 मान सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, ये वाली प्रॉब्लम है भाई इसके अंदर। अब आप इस क्वेश्चन को रेज कर सकते हो, इसका आंसर आप 4 मान के चलो, लेकिन इसमें ये स्थगन जो होता है, स्थगन का मीनिंग क्या होता है? स्थगन का मतलब एडजर्नमेंट होता है, और यहां लिखा है प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन होता है सत्रावसान करना, सत्रावसान करना, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, चलो हमने मान लिया ये वाला ऑप्शन जो है इसका अंग्रेजी प्रॉब्लम है, बाकी करेक्ट आंसर हम 4 मान लेते हैं, डन। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलो। पंचायतों की वित्तीय सहायता की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? देखो पंचायतों की वित्तीय सहायता कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग होता है, और वित्त आयोग के द्वारा क्या होती है, पंचायतों की वित्तीय सहायता करी जाती है। फाइनेंस कमीशन जो है ये क्या करता है, पंचायतों की वित्तीय सहायता करता है। उस क्वेश्चन को मैं दोबारा देखूंगा, अभी रुक जाओ 2 मिनट के लिए, अगले प्रश्नों कर लेते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो पंचायती राज का उद्देश्य क्या है, रोजगार तो सृजित करता नहीं पंचायती राज, ये वाला तो गलत है, ठीक है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ये भी गलत है, ऐसा तो करता नहीं। अब ये 2 ऑप्शन में आपको डाउट लगेगा, जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, देखो पंचायतों के माध्यम से पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है, करेक्ट है। लेकिन जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभागी बनाना, क्योंकि जन सहभागिता पीपुल पार्टिसिपेशन जो है, ये सहभागिता ये मेन मुद्दा है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 100% जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। 100% जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। उस क्वेश्चन के बारे में मैं अभी आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को बताऊंगा, उसकी ना लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी। जैसे क्वेश्चन हिंदी में पढ़ा और अंग्रेजी में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, अब उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा फेर है। अब जो गधे हैं वो समझ नहीं पाएंगे इस बात को, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो समझ लेंगे इस बात को।
मैं अभी उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके बताऊंगा कि उसकी लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम है। ये पॉलिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज। पॉलिटी ना भाषा का गेम है, गधों का गेम नहीं है। समझे बात, नहीं समझे? तो उसको समझना होगा क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम में क्या है क्वेश्चन के अंदर। अगला देखो, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? व्हाट इज द ट्रू अबाउट द सेंसर मोशन? निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? आप जानते हैं दो प्रकार के मोशन होते हैं, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। हमने इसका अंतर आपको प्रॉपर्ली बता रखा है। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है, अलग एकदम भिन्न होता है, एकदम सही बात है। भाई निंदा प्रस्ताव लाने के लिए आपको कारण बताना पड़ता है, क्यों निंदा प्रस्ताव लेकर आ रहे हो। यू हैव टू मेंशन अ रीजन, आपको उसका एक कारण बताना पड़ता है। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, ये तो गलत हो गया, सीधी सी बात है। इस प्रस्ताव के में कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है, ये भी गलत हो गया, कारण बताना पड़ता है। सदन की अनुमति से इसे प्रस्ताव करने ये तो आवश्यक नहीं है, आवश्यक है अनुमति। तो यहां पर आप देखेंगे क्या सत्य है, केवल पहले वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है। निंदा प्रस्ताव जो सेंसर मोशन होता है, ये और नो कॉन्फिडेंस मोशन दोनों में डिफरेंस होता है, ये 100% करेक्ट है पहले वाला स्टेटमेंट। अगला वाला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल विद इन द जुडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ, ठीक है। तो देखो, राज्यों का जो विवाद है ये सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी जुडिक्शन है। केंद्र और राज्य के बीच का विवाद ये भी सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी जुडिक्शन है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, ये आप जानते हो, ये सुप्रीम कोर्ट भी करता है आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट भी करता है आर्टिकल 226 में। तो ये वाला दोनों के अंदर आता है। ये वाला जो है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंदर आता है। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, देखो संविधान का उल्लंघन अगर करोगे तो ये भी हालांकि दोनों का ही पार्ट है, अलग नहीं है। संविधान का उल्लंघन पे दोनों में आप जा सकते हो, लेकिन संविधान का प्राइमरी जो प्रोटेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। संविधान का जो रक्षक बोलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। इसीलिए क्या है, ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो है दोनों के अंतर्गत आता है, ये दोनों के अधिकार क्षेत्र के पार्ट है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी इसका एकदम सही आंसर यहाँ पर माना जाएगा। अगला खत्म हो गया। चलो अब जरा उस प्रश्न के ऊपर देख लेते हैं। तो मैं एक बार आंसर आपको पता चल गए, अब कोई डाउट है तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। जो क्वेश्चन था, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को एक बार हम और देख लेते हैं पूर्ण होश और आवास में, क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो, द समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स कन्वोकेशन, ये 100% क्या है, समनिंग ऑफ द हाउस इज कन्वोकेशन। चलिए, स्थगन में सत्रावसान होता है, प्रोरोगेशन एंड सेशन, ये तो सही है, प्रोरोगेशन से सस्तन खत्म हो जाता है, ये करेक्ट है। लेकिन स्थगन से सत्रावसान होता है, अब स्थगन को बोलते हैं एडजर्नमेंट, ये वाला गलत है। अब ये कहोगे सर ये कौन सी अजीब बात हुई, भैया अजीब बात है ये। डिसोल्यूशन टर्मिनेट द हाउस, ये करेक्ट है। प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन कैन बी अफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस अलोन, ये गलत है। द समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स अ कन्वोकेशन, सदन को आहूत करने का अर्थ होता है दीक्षांत। चलो हमने मान भी लिया, ये मान लिया हमने कि समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स अ कन्वोकेशन। वैसे कन्वोकेशन होता नहीं है, ठीक है, तो हमने मान भी लिया। चलो इसका आंसर तो हम 4 मान लिए थे, 4 इसका आंसर करेक्ट है। समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स अ कन्वोकेशन, वैसे कन्वोकेशन होता नहीं है, लेकिन चलो आपने मान लिया क्योंकि इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। अगर आप इसका आंसर 4 लगा के आए हो तो वही 100% करेक्ट हो सकता है। डिसोल्यूशन टर्मिनेट हाउस, ठीक है, इज नॉट ट्रू। 4 नंबर ट्रू नहीं है। अब इसमें ये वाला प्रॉब्लम है, लेकिन ये यहां देखोगे तो ये गलत है और यहां देखोगे तो ये सही है। समनिंग ऑफ अ हाउस मीन्स अ कन्वोकेशन, समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स अ कन्वोकेशन, ये वाला भी जो ऑप्शन है ना, इसे कन्वोकेशन कहते नहीं है, क्योंकि सदन को आहूत कर रहा है राष्ट्रपति करता है, और इसे आप कन्वोकेशन नहीं मान सकते, इसको आप कन्वोकेशन नहीं मानते। सदन को बुलाना, इसे कहते हैं सम्मन करना हाउस को। लेकिन आप आंसर 4 मान के चल सकते हो। इस क्वेश्चन पे डाउट है, ये क्वेश्चन डाउटफुल है भाई, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अब जिसको नहीं लग रहा है वो ना लगे, मुझे लग रहा है, मैंने बता दी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार डिस्कस करूंगा, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये प्रश्न प्रॉब्लम है। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत होता है, स्थगन से सत्रावसान होता है, ये एकदम देखो उल्टा है, साफ नजर आ रहा है, गधा भी बता देगा इस बात को।
स्थगन एडजमेंट जो होता है सत्रावसान होता है, ऐसा तो नहीं होता है, तो गलत है। पर यहां लिखा है प्रोरोगेशन एंड सेशन, ये सही लिखा है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्न इतने ही सारे थे, आप इसका आंसर 4 मान लेंगे। ठीक है, डन। चलो ये क्वेश्चन थे आज के लिए। अब अगला जो सेशन है आपका, आपके साथ जुड़ने वाले पटना से टीम जुड़ेगी आपके साथ। थैंक यू सर, मैं भी बेहतर बैच में पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, धन्यवाद। इतनी जगह फिर से देख लीजिए सर। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 36 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन एकदम सही है। केंद्र मंत्रालय और विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। निर्माण कभी नहीं करता, वो बंटवारा कर सकता है, निर्माण नहीं करता कभी भी। ये वाला गलत है। और प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से आवंटित होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से आवंटित होता है। ये बात तो 100% करेक्ट है, इसमें कोई डाउट क्यों आप लोगों को? 100% सही है। ओनली 2 इज करेक्ट, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, केवल 2 सही है। थैंक यू, बाबा, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।